नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सुपौल से आ रही है, जहां एक शख्स की आंख में एसिड डाल दिया गया। पथरा दक्षिण पंचायत का रहने वाला पीड़ित बताया जा रहा है, जिस शख्स की आंख में एसिड डाला गया है। बेला टोला में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ये प्रेमी पहुंचा हुआ था। महिला के पति और ग्रामीणों ने इसे पकड़ा और पहले जमकर इस शख्स की पिटाई की जाती है, जिसके बाद इसके आंखों में तेजाब डाल दिया गया। हालांकि पुलिस ने तेजाब की बात से इनकार किया है। पीड़ित को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले इस शख्स की पिटाई की गई और फिर इसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया। इस वक्त गंभीर स्थिति में इस पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है, लेकिन पुलिस एसिड की बात से इनकार कर रही है। तो पथरा दक्षिण पंचायत का रहने वाला ये पीड़ित शख्स बताया जा रहा है, जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेला टोला पहुंचा हुआ था, जहां पर प्रेमिका के पति और ग्रामीणों की तरफ से इस शख्स को पहले पकड़कर जमकर पीटा गया और उसके बाद इसकी आंखों में एसिड डाल दिया गया। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में घमासान छिड़ गया है। 24 में से 4 सीटों पर दावेदारी जताने वाली मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी को बीजेपी और जेडीयू ने एक भी सीट नहीं दिया, जिससे नाराज मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में अब एनडीए खत्म हो चुका है। मुकेश सहनी ने कहा है कि वे सभी 24 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे और उन्हें अंजाम की कोई परवाह नहीं है। 24 सीटों पर वीआईपी जो है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरे और मांझी के बूते पर यह सरकार टिकी हुई है। एक बड़ा बयान मुकेश सहनी का इस वक्त सामने। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए खत्म हो चुका है, अपने बूते इस चुनाव में हम जाएंगे और किसी भी अंजाम की अब उन्हें परवाह नहीं है। मुकेश सहनी ने खुद को हरिश्चंद्र बताया और कहा कि आज मेरे और जीतन राम मांझी के बल पर ही सरकार जो है वो बनी हुई है, टिकी हुई है। मुकेश सहनी ने कहा कि मैं एनडीए नहीं छोड़ रहा, बल्कि हमें भगाया जा रहा है। मुकेश सहनी से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए एनडीए की राजनीति अब तल्ख दौर में पहुंच गई है। बीजेपी जदयू ने इन सीटों पर ऐलान कर दिया है कि उनकी दावेदारी कितनी सीटों पर रहेगी। पशुपति कुमार पारस को भी एक सीट मिल गई है, लेकिन हम और वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। इसके बाद मुकेश सहनी का बयान आया था, उन्होंने नाराजगी जताई थी और इस वक्त मुकेश सहनी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं और एनडीए की जो सरकार है बिहार में, उसमें मुकेश सहनी का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। इनकी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अब क्या वाकई में बिहार में एनडीए बच गया है? हम मुकेश सहनी से ही जान लेते हैं। 24 सीटों पर अब जदयू, बीजेपी और पशुपति कुमार पारस को भी एक सीट मिल गया। आपने 4 सीटों पर दावेदारी जताई थी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिल पाई। ये एनडीए क्या वाकई में बिहार में बच गया है? देखिए, चुनाव होना है और हमारी पार्टी की तरफ से बात रखा गया कि अगर एनडीए है तो जाहिर सी बात एनडीए है तो सीट एनडीए के हिसाब से बटेगा, और बटेगा तो फिर उसमें वीआईपी पार्टी को भी जगह मिलना चाहिए था। तो खैर ऐसा नहीं हुआ है। जेडीयू और बीजेपी आपस में सीट बंटवारा कर ली और चुनाव वो लड़ रहे हैं। उनको शुभकामना है, वो लड़े। और हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि 24 जगह अपने दम पर अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और कह सकते कि जिस तरीके से एनडीए पहले था वैसा तो एनडीए नहीं दिख रहा है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। हम तो 24 जगह लड़ेंगे। हम लोग निषाद समुदाय से आते हैं, खून पसीना बहा के संघर्ष करके बचा पाएंगे। अगर आप 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब एनडीए कहाँ बचेगा? हाँ, वो उनको सोचना है, ये हमको नहीं सोचना है। हम बहुत खून पसीना बहा के मेहनत करके हम लोगों ने निषाद के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। कोई लोग चाहता है कि निषाद का अस्तित्व खत्म कर दे, तो ये तो असंभव है। उनके आप ही से पूछ लेते हैं मुकेश जी। लोगों ने तो ये भी कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो अपना काम करे, मिट्टी में मिलाए, जो करना वो करते रहे। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में 24 जगह चुनाव लड़ेंगे। सरकार में है
सरकार के साथ हम हैं, मजबूती से हैं, और जब सरकार का एक प्रोटोकॉल भी है, अब जब तक जिनके साथ है तो उनके ईमानदारी के साथ रहिए। अगर 2-5% कहीं गलती भी है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। तो आज हम भी सरकार में कहीं पे अगर लगता है कि 5% गलती भी है तो उसको नज़रअंदाज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ जनता का भरोसा का सवाल है। तो उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए सरकार से, तो नहीं टूटना चाहिए। तो हमसे जितना हो सकता उतना सरकार का हमेशा सेफ करके उसको सही लेके चले, कहीं गलती हो तो उसको सुधार करने का सोचेंगे। तो ये सब हमारा सोच है। और हमारे जब सरकार का मुखिया है नीतीश कुमार जी है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ हमको हमेशा मजबूती से खड़ा रहना है। कल को मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? कल का मुझे नहीं पता है, कल का यही पता है कि 24 जगह अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ 18 से। मुकेश सहनी जी ने साफ तौर पर यह कह दिया, कल क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन बिहार में एनडीए जो पहले था, सरकार बनाने वक्त जो एनडीए था, अब वो एनडीए नहीं रहा। लेकिन साथ ही मुकेश सहनी का यह भी कहना है कि एनडीए वो नहीं तोड़ रहे, एनडीए वो नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें जबरन एनडीए से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नवादा से, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। 6 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। दादा के साथ बाजार खरीदारी करने के लिए ये बच्ची गई हुई थी, जिस दौरान सकरी नदी के किनारे युवकों ने इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सकरी नदी के किनारे गैंगरेप की इस घटना को इन 6 लोगों ने अंजाम दिया। तो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गांव का यह मामला है। गोविंदपुर के इस गांव में वारदात के बाद सनसनी फैल गई है। नवादा में नाबालिग से गैंगरेप की इस घटना के बाद 6 लोगों को जो इस गैंगरेप में शामिल बताए जा रहे हैं पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म उस वक्त किया गया जब दादा के साथ ये बाजार खरीदारी करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन सकरी नदी के पास युवकों ने इस बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरे गैंगरेप की वारदात में 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। सकरी नदी के किनारे गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई के दौरान 6 लोगों पर जिन पर आरोप था उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदपुर के गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नवादा से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बच्ची के साथ गैंग रेप में शामिल 6 लोगों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल विशाल, क्या ये माना जाए कि इस पूरे गैंग रेप की घटना में ये 6 लोग जो गिरफ्त में, यही 6 लोग शामिल थे? जी बिल्कुल विवाद, देखिए यह स्पष्ट हो चुका है क्योंकि परिजनों ने जो कल जो आवेदन दिया था और बच्ची ने जिन लोगों के नाम और चेहरा जो शिनाख्त करने के लिए बताया गया था, उसका आधार पे सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 में से 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसका पुष्टि नहीं हो सका है, मगर 6 की गिरफ्तारी कल देर रात ही हो गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल विशाल, ये 6 लोग क्या इसी गांव से संबंधित हैं? जी बिल्कुल, ये जिस गांव की युवती है उसी गांव की ये सभी है और युवती ने बयान में अपना दर्ज भी कराया है कि वो सभी लोगों को पहचानती है और उसी आधार पे सभी की गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस ने अभी फिलहाल इसको अपने गिरफ्त में रखा है और वरीय पदाधिकारियों का भी इंतजार हो रहा है क्योंकि गिरफ्तारी के बाद अभी तक इनका किसी प्रकार का बयान दर्ज नहीं हुआ है। तो वरीय पदाधिकारी और नवादा के एसपी जो है। अनिल विशाल, ये घटना किस दिन की है, कब की है? जी दरअसल देखिए, कल बच्ची जो है दोपहर बाद अपने परिजनों के साथ बक्सोती, जो गोविंदपुर का ही इलाका पड़ता है, वहां बाजार करने के लिए अपने दादा के साथ आई हुई थी
तो उसी वक्त ये जब वो लौट रही थी तो उसी वक्त गांव के लड़के जो थे उसका पीछा कर रहे थे और उससे बचने के लिए युवती ने अपना अलग रास्ता तय किया था, मगर कुछ युवकों ने उसे देख लिया था और सकरी नदी का एक किनारा है वहीं पर ले जाके युवती के साथ सभी ने बारी बारी से गैंगरेप किया। मगर युवती ने सभी को चूंकि पहचान लिया था तो उस आधार पे परिजन कल शाम में ही गोविंदपुर थाने पहुंचे थे और आवेदन देकर सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया था। विशाल, बच्ची के संबंध में जानकारी आ रही है कि इस बच्ची की उम्र क्या होगी? जी अभी तो देखिए ये उम्र अभी तय नहीं है, लेकिन यह नाबालिग है। जैसी जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं उसमें 15 से 16 साल के बीच में ही बताई जा रही है। तो अभी यह कंफर्म नहीं हो सका कि अभी उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है। क्या इस बच्ची का अभी तक मेडिकल जांच कराया गया है? जी नहीं, अभी इसका मेडिकल जांच नहीं गया क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी वरीय पदाधिकारी जो हैं अभी बयान दर्ज करने के लिए भी थाना पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही सभी लोगों का मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और कोरोना जांच करने के बाद ही फिर आगे के लिए कार्रवाई में भेजा जाएगा। जिन 6 युवकों को गिरफ्त में लिया गया है, जिनमें आप बता रहे हैं कि 5 नाबालिग भी कहे जा रहे हैं कि इनमें 5 जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, क्या इनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं? क्या इन लोगों ने अपने इस गुनाह को कबूल किया है? जी बिल्कुल विवाह, देखिए जब पुलिस जब रेड करने गई थी गांव में तो उन्होंने कुछ युवकों ने इस बात को स्वीकार भी किया है और जहां तक बयान दर्ज करने की बात है तो अभी पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी है, चूंकि सभी को अभी थाने में ही बिठा के रखा गया है और पुलिस के वरीय पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। रजौली SDPO और नवादा SP मामले को देखते हुए गोविंदपुर थाना पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही सभी पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, थाने में रखकर इनसे इस वक्त पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि आला अधिकारियों की तरफ से अभी पूछताछ होनी बाकी है, बताया जा रहा है। जो सोर्सेज हमारी जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी की तरफ से जो जानकारी इस वक्त सामने आई है, जिन 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनमें 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर कारोबारी को गोली मारी गई है। लूट के दौरान कारोबारी को गोली मारी गई। कैश से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं। कारोबारी को गोली मारने के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया और यहां से ये अपराधी फरार हो चुके हैं। कैश से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। किला घाट मोहल्ले में इस दौरान 6 राउंड फायरिंग भी की गई है। अस्पताल में फिलहाल कारोबारी को भर्ती कराया गया। देर रात बताया जा रहा है कि इस घटना को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया। कारोबारी से लूट की घटना के बाद कैश लेकर अपराधी यहां से फरार हो गए हैं और फिलहाल व्यवसायी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है स्थानीय अस्पताल में। दुकान बंद करके घर आ रहे थे, ठीक है, गली में है नजदीक। 2 लड़का से आया गाड़ी से, बाइक से, बाइक से आया तो एगो आगे बढ़ा और झोला छीना, झोला में कैश था और दवाई सब मतलब 2 झोला छीन के भागे। हम छोड़ रहे थे, मारा भी इसमें है, बहुत से फटा हुआ है, ये इसमें भी मारा है कभी से। तो कारोबारी का सीधे तौर पर कहना है कि बाइक पर सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि चेहरे की पहचान नहीं हो पाई, पुलिस जांच में जरूर जुटी हुई है। सहयोगी विपिन कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, अपराधियों को लेकर पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी मिल रही है? जी अभी तक तो पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाया है। भले ही वहां लगे CCTV को खंगालने में पुलिस जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सूत्र पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया है, बहुत दिनों के बाद दरभंगा में फिर से एक बार अपराधी अपने दस्तक दिया है। और कैश की रकम कितनी बताई जा रही है जिसे लूट की गई है? चूंकि व्यवसायी जिसे गोली लगी है वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि उनके बैग में, वो कह रहे हैं कि पूरे दिन का जो उनका था बिक्री का वो सारा रुपया उसमें था, वो घर जाके उसको कलेक्ट करते, लेकिन तत्काल वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि उस बैग में कितना रुपया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर बांका से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला और उसकी मासूम बेटी के झुलसने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दोनों को कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को देवघर रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि मनीष राय की पत्नी रूबी देवी अपनी बच्ची संध्या के साथ अकेली रहती थी, जबकि उसके पति और ससुर मजदूरी करते हैं। बीती रात आग लगने के बाद रूबी देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर
लोग वहां पर पहुंचे जरूर, लेकिन तब तक दोनों बुरी तरह से जल चुके थे। अच्छा ये बोले कि वही बोल जा रहे दिल क्या हमरा तागिन लगे बताओ कि बोल मुकेश बोल हमरा आगिन लगा के राशन तेल लगा बोल दिल के आग लगा जा रहे। तो दोनों को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। आग में ये मां और बेटी दोनों झुलस गए। परिजनों की तरफ से संदेह जाहिर किया जा रहा है कि साजिशन इस आग को लगाया गया। एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ कटिहार में जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे जाने के लिए रखी गई दवाइयों को एक्सपायर होने के बाद कूड़े में फेंक दिया गया है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये दवाइयां जो लोगों के बीच बांटी जानी चाहिए थी, उन दवाइयों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। करोड़ों की ये दवाइयां खाक में बर्बाद हो चुकी हैं। अब इन्हें कूड़े में और कबाड़ में फेंक दिया गया है। मामला कोढ़ा स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां जरूरतमंद मरीजों के बीच वितरण के लिए रखी गई दवाइयों को अस्पताल कर्मियों ने एक्सपायर होने के बाद फेंक दिया। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायर दवाओं को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तय मानकों को दरकिनार करते हुए फेंका है। मामले पर जब स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले को टालते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय विभाग ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। मरीजों को दवा नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ दवा एक्सपायरी हो जा रही है और उसको कूड़े में फेंक दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार कहता है और गाइडलाइन कहती है कि जो दवा है जो एक्सपायरी भी अगर हो गई उसको तो सरकार के हवाले करना है। खुले में फेंका जाना दोनों ही जांच का विषय है। विधानसभा से तस्वीर आया है जो स्वास्थ्य केंद्र है इसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाई जैसे तैसे फेंका हुआ है जो लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए, वो क्या कहें इस बात को? मुझे तो मालूम नहीं थी और आपके माध्यम से हमें मालूम हुई है और इस पे हम संज्ञान लेंगे और इस पे जांच भी करवाएंगे और हमारी सरकार दोषी को छोड़ते नहीं है, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सहरसा के मनोहर लाल टेकरीवाल कॉलेज में अवैध वसूली के मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। यहां पूर्व प्राचार्य डीएन शाह पर सपूत नामांकन के नाम पर दोगुनी फीस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्रवाई के बाद जांच की बात कही गई, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। एबीवीपी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से बात की न्यूज 18 संवाददाता कुमार अनुभव सिंह ने। पीजी के स्पॉट नामांकन के मामले में जो है पूर्व प्राचार्य डीएन शाह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो है उन पर कार्रवाई की गई, उनका प्रतिनियोजन जो है दूसरे कॉलेज में किया गया, जिसके बाद से जो है छात्र संघ द्वारा जो है कई बार जो है विश्वविद्यालय से जो है उस पूर्व प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसके बावजूद जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई के नाम पर जो है उन पर सिर्फ जो है प्रतिनियोजन कर दिया गया है दूसरे कॉलेज में। छात्र संघ के यहाँ पे अध्यक्ष मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए, जिस तरह से जो उन पे कार्रवाई की गई, उनका ऑडियो वायरल हुआ था, क्या है पूरा मामला और जो कार्रवाई हुआ उससे कितना संतुष्ट है? देखिए, लगभग 1.5 महीने पहले ऑडियो वायरल हुआ है और उसमें सिर्फ अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतियोजन में आरएम कॉलेज भेजा गया है, जो कि बेहद निंदनीय है। हम लोगों का मांग है कि उनको निलंबित किया जाए और जल्द निलंबित किया जाए, नहीं तो हम लोग आगे महाविद्यालय अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। ठीक है। और है क्या, जो रजिस्ट्रार इनके बैटमेच है 96 के, वो इनको बचाते रहते हैं। वीसी और ये दोनों मिलके इनको बचा। हम लोग कई बार मिले, विश्वविद्यालय जाके मिले, यहाँ से प्रेस के माध्यम से दिए, आंदोलन किए, धरना किए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब अगर वो उनका निलंबन जब तक इस पूरे मामले में नहीं होगा, जब तक विजिलेंस की जांच के लिए वो यहाँ से नहीं लिखेंगे, तब तक यहाँ पर अब आंदोलन के रास्ते पर हम लोग जाने के लिए बाध्य होंगे। जी बिल्कुल। सुने आप जो छात्र संघ के जो है ये थे और इनका साफ तौर पे करना है, जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, वो खानापूर्ति की गई है, उन पे जो है विजिलेंस जांच की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां पर कुर्की की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है ग्रामीणों ने। पुलिस पर इस विरोध जाहिर करते हुए देखिए
इस कुर्की को लेकर विरोध जाहिर किया है। पिपरिया के मालपुर की यह घटना बताई जा रही है और हत्याकांड के आरोपी के घर पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान हंगामा शुरू कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ग्रामीणों की तरफ से इसका विरोध जाहिर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ यहां पर नोकझोंक भी की। पिपरिया के मालपुर की यह घटना बताई जा रही है। परिजन जो हंगामा किया गया उसके लिए हम लोग अलग से कार्रवाई कर रहे हैं और चूंकि न्यायालय के आदेश के बाद ही हम लोग उसके अनुपालन में आए थे। जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज होगी और उस पर कुर्की जब्ती स्टार्ट हो गई। बाद में परिवार वाले समझे, न्यायालय का आदेश हुआ तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात एमएलसी चुनाव की। विधानसभा उपचुनाव की तरह ही एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी की राह अलग अलग हो गई है। अलग चुनाव लड़ने के आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की फूट पर बीजेपी और जेडीयू ने करारा निशाना साधा। जब भी छोड़ा है तो आरजेडी ने कांग्रेस को छोड़ा है, चाहे 2009 का लोकसभा हो, 2010 का विधानसभा हो। और इस उपचुनाव में हमारे कुशेश्वर स्थान वाले सीट पे तो आरजेडी ने पहले प्रत्याशी उतार दिया। मजबूरन हमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह प्रत्याशी देना पड़ा और परिणाम सबने देखा कि आरजेडी भी दोनों हार गई और हम भी हार गए। अगर इस बार भी महागठबंधन के तहत चुनाव नहीं होता है तो उसका दुष्परिणाम हम दोनों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस जिद पर अड़ी रहती है और जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो हम तो लगातार कह रहे थे आरंभ से ही कि हमारे सभी 24 सीटों के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। महागठबंधन नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। महागठबंधन में किसी का सम्मान होता नहीं है, किसी को इज्जत नहीं दी जाती है। महागठबंधन में एक तरफा और जबरदस्ती चलती है। महागठबंधन में केवल राजद सर्वोपरि है और राजद जो चाहेगी वही होगा। किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, यह उस पर निर्भर करता है। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पहले भी महागठबंधन ही था। इन दोनों पार्टियों ने जनता के हितों के विषय में कभी नहीं सोचा है, हमेशा अपने हितों के विषय में सोचा है। कैसे एक दूसरे को राजनीतिक दुलती दी जाती है, कोई इन पार्टियों से सीख सकता है। खैर, ये लोग गठबंधन में रहें या ना रहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात एकदम स्पष्ट है कि मतदाता मालिक हमेशा अपना कीमती मत देकर किसी भी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों को ही भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो विधान परिषद चुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि मीडिया के जरिए ही उन्हें तेजस्वी के बयान की जानकारी मिली है। इस बयान के बारे में उन्होंने कहा कि अभी अलग होने का आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आरजेडी की तरफ से सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आला कमान को इसकी जानकारी दे दी गई है। बयान मैंने भी देखा है और उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का भी बयान हमने देखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बयान देखे हैं उस पर क्या टिप्पणी की जाए। जब कोई बैठ के अगर बात होगी या वहाँ से कोई ऑफिशियल खबर आएगा कि मेरा आपका सामंजस्य नहीं है, टूट गया, तो उसको हम लोग मान लेंगे। लेकिन जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुई है उससे हमने अपने आला कमान को रात ही में अवगत करा दिया है। ये उनका बयान तेजस्वी जी का आया है, तो इस पर क्या किया जाए। तो हमसे बोले ठीक है, हम लोग विचार के आपको आज खबर